सिंदूर की सफलता के बाद आज सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी यानी कि सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी। ये बैठक हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसका बदला लेने के लिए लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रहे सुरक्षा अभियानों की समीक्षा के लिए बुलाई गई है। और इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी बैठक होगी। पाकिस्तान के साथ सीजफायर की घोषणा के बाद या मोदी मंत्रिमंडल की पहली बैठक होने वाली है और देखने वाली बात यह होगी कि सीसीएस की मीटिंग के बाद क्या कुछ टिप्पणी जो है वो देखने को मिल सकती है और निर्देश क्या दिए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए सीसीएस की बैठक जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होती है और इस पर युद्ध के दौरान किस तरीके की आगे की रणनीति रहने वाली है और क्या रूपरेखा जो है वो सरकार की रहनी चाहिए और किस तरीके की रणनीति को आगे बढ़ाना चाहिए, इस पर लेकर के मंथन किया जाना है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है और ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है। बिल्कुल, आपको बता दें आज ये बैठक होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी आज बैठक होने वाली है, ये भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। मंत्रिमंडल के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा जो है वो आज की जाएगी और काफी लंबे समय बाद ये मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। आपको बता दें पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की ये बैठक भी अहम मानी जा रही है और क्योंकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव था, पाकिस्तान से सीज फायर के बाद सीसीएस की ये पहली बैठक है। 2 दिन बीत चुके हैं और इस दौरान कई बैठकें सेना के अधिकारियों के साथ हुई थी। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला भारत की तरफ से किया गया, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उसके बाद लगातार पाकिस्तान ने सीज फायर की कार्रवाई जिस तरीके से की, उल्लंघन करते हुए भारत पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी जवाबी कार्रवाई के दौरान जवाब दिया गया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। भारतीय वायुसेना ने अपनी स्ट्राइक से पाकिस्तानी एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। भारतीय मिसाइलों और ड्रोनों ने पाकिस्तान की कई एयरफोर्स बेस को तबाह किया। इसके साथ ही कई रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया है। तो नई सैटेलाइट इमेज से ये साफ हो चुका है कि भुलारी, नूर खान, शहबाज और सुकूर एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचाया है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए हमले के पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हमले के बाद किस तरीके से नुकसान पहुंचा है नूर खान एयरबेस को। इन तस्वीरों से आप इसका साफ अंदाजा लगा सकते हैं। शहबाज एयरबेस में पहले और बाद की तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से बाद की तस्वीरों में पूरी तरीके से उस एयरबेस के परखच्चे उठ चुके हैं। और इसी तरीके से सुकूर एयरबेस की भी तस्वीरें हम पहले और बाद की दिखा रहे हैं, जहां पर जब हमला किया गया उसके बाद की तस्वीरें क्या रही, कितना नुकसान पहुंचा एयरबेस को, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सुकूर एयरबेस था जहां पर पहले की स्थिति बिल्कुल सामान्य है और उसके बाद आप देख सकते हैं हमले के बाद की तस्वीरें क्या है। एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। एयरबेस को नुकसान पहुंचना अपने आप में बेहद ही बड़ी क्षति मानी जाती है। सैटेलाइट इमेज के जरिए हम आपको एयरबेस की तबाही दिखा रहे हैं। 3 बड़े एयरबेस और जहां पर भारतीय सेना का दावा और मजबूत हो गया है, क्योंकि जब ये सुकूर एयरबेस की तस्वीरें सामने आती हैं पहले और बाद की कि किस तरीके से एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। जयपुर से बड़ी खबर है। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। आरएलपी आज फिर से धरना शुरू करने वाली है। आपको बता दें आरएलपी सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक्स पर इस बाबत जानकारी दी है। जल्द ही 1 लाख युवाओं के साथ रैली करने का दावा किया गया है। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के चलते स्थगित किया गया था, उनकी तरफ से किया जा रहा धरना प्रदर्शन। 26 अप्रैल से शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, क्योंकि तनाव की स्थिति दोनों देशों के बीच में बन गई थी। इसकी वजह से आरएलपी ने अपना धरना प्रदर्शन जो है कुछ समय के लिए टाल दिया था। 26 अप्रैल से शहीद स्मारक पर लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी है और 1 लाख से ज्यादा युवाओं के साथ जो है दावा किया जा रहा है कि एसआई भर्ती के विरोध में यह प्रदर्शन किया जाएगा। कई बार किसी नेता का ऐसा उटपटांग बयान सामने आता है जिससे पूरी पार्टी की फजीहत हो जाती है। कांग्रेस के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कुछ ऐसा ही कहा है जिस पर सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी आक्रामक मुद्रा में आ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले पर उठाए सवाल। इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि धर्म पूछ के गोली मारी है या जाति पूछ के मारी है या मोदी को बता देना।
बेनीवाल पर मदन राठौड़ हुए लाल। बहनों से जिनका सिंदूर पहुंचा गया उनसे जाके पूछे कि क्या उन्होंने प्रश्न किए थे। सीधा पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। बेनीवाल का बयान मच गया घमासान। ज्यादातर बच्चे 2-3 साल की उम्र तक बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या बोलना है और कितना बोलना है ये समझने में उम्र निकल जाती है। बाड़मेर सांसद को ही देख लीजिए, जुबान से ऐसा बयान निकाला कि बवाल मच गया। पार्टी की फजीहत हो रही है, बेनीवाल के समर्थन के लिए तर्क नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी के कई विधायक और सांसद धर्म के नाम पर जहर घोलकर, धर्म के नाम पर टकराव खड़ा करके देश को कमजोर करने की साजिश करते हैं। घरों में घुस-घुस कर लोगों से पूछते हैं तेरा आधार कार्ड कहां पर है। आधार कार्ड नहीं पूछा भारत सरकार ने, सोफिया कुरैशी का आधार कार्ड कहां पर है, व्योमिका सिंह का आधार कार्ड कहां पर है। आधार कार्ड की लड़ाई लड़ रहे हो। अरे उसका दादा फौज में लड़ रहा था, जब आया तब बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि देश के लिए लड़ रही थी सोफिया कुरैशी। व्योमिका सिंह के साथ पहले उसको सोफिया कुरैशी बोल रही थी, फिर क्योंकि हमारा मकसद है देश रहेगा तो हम रहेंगे। मोहम्मद इम्तियाज का आधार कार्ड नहीं पूछा, राफेल उड़ाने वाले अब्दुल का आधार कार्ड नहीं पूछा। यह आधार कार्ड पूछने का वक्त नहीं है, यह धर्म के नाम पर टकराव का वक्त नहीं है, यह तिरंगे के सम्मान का वक्त है। और जब तिरंगे के सम्मान के लिए हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई जब मिलकर लड़ते हैं ना, तब भारत माता की जय का नारा लगता है। सरहद पार से दहशतगर्द आए, पहलगाम में निहत्थे 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार कर गुम हो गए। कायराना हरकत के तुरंत बाद पीड़ितों के वीडियो भी सामने आए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी। जाते जाते आतंकी ये भी कह गए कि मोदी को बता देना। गोली से छलनी अपने पति की लाश के पास बैठी उसकी पत्नी और रोती बिलखती बहनों की तस्वीरें देशवासियों को आक्रोशित कर गईं। लेकिन अफसोस, बेनीवाल को ये सब गलत प्रचार प्रसार का हिस्सा दिखाई देता है। इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि धर्म पूछ के गोली मारी है या जाति पूछ के मारी है या मोदी को बता देना, इस टाइप का कोई पुख्ता सबूत तो किसी के पास नहीं है। ये वैसे प्रचार प्रसार अलग तरीके से हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल का ये बयान वायरल होने के बाद वो लोगों के निशाने पर आ गए। लोग अपने अपने तरीके से असंवेदनशील बयान पर बेनीवाल को घेर रहे हैं। बीजेपी इस मसले पर उम्मेदाराम पर खासा आक्रामक है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उन्हें उन बहनों से असलियत पूछने को कह रहे हैं जिनका सुहाग आतंकियों ने उजाड़ दिया। उम्मेदाराम जी को चाहिए थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता है तो उन बहनों से जिनका सिंदूर पहुंचा गया उनसे जाके पूछे कि क्या उन्होंने प्रश्न किए थे। सीधा पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। इस समय जो एक राजनीतिक वक्तव्य दे रहा है, मैं सोचता हूँ इससे ज्यादा निंदनीय कृत्य कुछ भी नहीं हो सकता। कहने को कहा जा सकता है कि बेनीवाल पहली बार सांसद बने हैं, लेकिन इतनी समझबूझ तो एक औसत बुद्धि में भी होती है। वो तो जनता के चुने हुए नुमाइंदे ठहरे। पब्लिक ने उन्हें देश और समाज की दशा दिशा तय करने के लिए संसद भेजा है। कुल मिलाकर बेनीवाल वो सांसद नजर आ रहे हैं जिसे अपने इलाके के बाशिंदों का दुख और उनका आक्रोश नजर नहीं आता। जनता से कटे हुए नेता ही इस तरह का बयान देते हैं। तक चैन की नींद ले रहे थे, तभी जोरदार आवाज सुन नींद टूट गई। सुबह जब उठकर आसपास देखा तो सभी के होश उड़ गए। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। बालोतरा में मिला बम, मचा हड़कंप। आसमान से गिरी आफत, फैली दहशत। मिसाइल की मिस्ट्री भारी, जांच जारी। बालोतरा में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब 2 अलग अलग जगहों पर मिसाइल जैसी संदिग्ध वस्तु के पुर्जे मिलने की खबर सामने आई। पहली घटना गीड़ा तहसील के एक गांव की है, जहां ग्रामीणों को खेत में करीब 20 फीट लंबा मिसाइल नुमा वस्तु का खोल पड़ा मिला। ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। दूसरी घटना पाटौदी तहसील के गांव से आई, जहां ग्रामीण को खेत में बिखरे हुए कुछ धातु के पुर्जे मिले। शुरुआती जांच में ये पुर्जे किसी मिसाइल के हिस्से के लग रहे हैं। इन दोनों घटनाओं के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। इसकी जानकारी हमारे पास में ये है कि आज से 3 दिन पहले मतलब ये जो प्रेऊ के पास में एक मिसाइल मिली थी ना,
उसी रात को ये दोनों मिसाइल हमारी आर्मी ने गिराई थी। तो एक परेव के पास में गिरी थी, एक इधर हमारे करालिए के मतलब पंचायत करालिया है, सिमरिया गांव के पास में, हमारे घरों के पास में धोरों के बीच में मिली है। वो उधर आके गिरी थी, वो धोरों में थी इसलिए किसी को मालूम नहीं चला। अभी आज ही हम इधर ऊपर धोरों में घूमने के लिए गए थे ना, तभी उनको उधर देखा था। दोहरे टीले जंगल हाँ, मतलब ऊंचाई पे हाँ, ऊंचाई पे धोरों में, मतलब टीलों पे थी। तो आपने देखा था? उधर कोई गया नहीं था तो देखी नहीं थी। तो आज क्या उधर ऊपर घूमने के लिए गए थे ना, तभी उधर देखी थी। तभी हमने पुलिस को सूचना की, फिर पुलिस आई, फिर आर्मी की गाड़ी आई, आर्मी की गाड़ी में लोड करके भेजा। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और घटनास्थल को सील कर दिया है। साथ ही पुलिस ने सेना और रक्षा विशेषज्ञों की टीम को भी सूचित कर दिया है। सेना की तरफ से पुष्टि होने के बाद ही सच्चाई बाहर आएगी कि ये मिसाइल नुमा वस्तु आखिर क्या है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ये पुर्जे किसी परीक्षण का हिस्सा थे या किसी अन्य कारण से यहाँ आ गिरे। मामले की जांच जारी है। बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में बीते दिनों भी खेतों में मिसाइल के टुकड़े मिले थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ये मिसाइल के टुकड़े पाकिस्तान के हमले और भारत की ओर से छोड़े गए मिसाइल के हो सकते हैं। हालांकि जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बढ़ते आगे, मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको देंगे। राजस्थान में फिर एक बार मौसम में बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि बीकानेर में पारा पहुंच चुका है 43 डिग्री के पार। तो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कल बारिश की संभावना जताई गई है। बीकानेर और जोधपुर की बात करें तो संभाग में 15 मई से तेज गर्मी के आसार हैं। 44 से 45 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है, यानी कि गर्मी भीषण होगी। तो कुछ इलाकों में लू चलने की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो एक बार फिर से राजस्थान में मौसम जो है वो खुशमिजाज हो जाएगा, ऐसी संभावना है। देखिए, आज जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभागों में गरज के साथ बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम में लगातार जो बदलाव हो रहा है उससे आमजन थोड़ा परेशान भी है, क्योंकि कभी तेज गर्मी और कभी तेज बारिश, मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बारिश और हवा चल सकती है, ऐसा अंदेशा मौसम विभाग ने जताया। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कल बारिश की संभावना जताई गई है। 13 मई वही तारीख जब 2008 में जयपुर की शांत फिजाओं को 8 सिलसिलेवार धमाकों ने चीर दिया था। राजधानी के दिल में हुए उन विस्फोटों को 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनका दर्द, पीड़ा और पीड़ित परिवारों की लड़ाई आज भी वैसी ही है, अधूरी, असहाय और अनसुनी। रिपोर्ट देखिए आप। तेरह मई 2008 का दर्द आज भी सता रहा है। 71 मौतों का गम आज भी रुला रहा है। गुलाबी नगरी को अब भी है इंतजार, फांसी पर कब चढ़ाए जाएंगे गुनहगार। बात साल 2008 की है, 13 मई 2008। एक शांत प्रिय शहर जयपुर, जिसे 7 सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरी तरह से दहला दिया था। मंजर इतना खौफनाक कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी थी, घायलों का अंबार था। मैं फिलहाल खड़ा हूं चांदपोल हनुमान जी के मंदिर के यहाँ पर भी बम ब्लास्ट हुआ था, और बम ब्लास्ट के बाद में लगातार जिस तरह के सिलसिलेवार यहाँ पर बम धमाके हुए, उन धमाकों के बाद में न सिर्फ जयपुर के लोग छलनी हुए, बल्कि जयपुर की आत्मा पूरी तरह से छलनी हो गई थी। एक के बाद एक 8 धमाके माणक चौक, चांदपोल गेट, बड़ी चौपट, छोटी चौपट, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किए गए बम साइकिलों पर लाए गए थे, और उनमें अमोनियम नाइट्रेट और धातु के टुकड़े भरे हुए थे, जिससे अधिकतम नुकसान हो सके। चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर फूल माला की दुकान लगाने वाले आज भी वो दिन याद कर सिहर जाते हैं। साइकिल पे घूमता, पिताजी गाड़ी में बैठे थे, हम दुकान में बैठे थे। पिताजी ने बोला साइकिल उधर साइड में कर दे, झाड़ू वाड़ू काट दे। हमने झाड़ू वाड़ू काटा। इतनी देर में आरती होती धमाका हुआ। एकदम से धमाका होते पूरे बाजार में अंधेरा छा गया। अंधारे छाता ही फिर मैं उठा, यहाँ से उठ के फिर मैं साफ करता करता गली में गया। गली में गए तो मेरी पैंट आधी फटी हुई थी, मेरे पाँव में खून आ रहे थे।
फिर मैं वहाँ से देखा तो पिताजी आधे पड़े थे, आधा शरीर नहीं था, हाथ नहीं था, पाँव नहीं था उनके, तो पूरा शरीर छीन बीन हो चुका था। उसके बाद में SMS गए, SMS से फिर गुल्लभ जी गए, तो ये देखा हमने। 17 साल बीत गए इस हादसे को, लोग नाराज हैं, आज तक भी इंसाफ नहीं मिला। नहीं मिला इंसाफ, बिल्कुल नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला इंसाफ। 13 मई 2008 को हुए सीरियल बम धमाकों ने गुलाबी नगरी को दहला कर रख दिया। इस सीरियल ब्लास्ट ने कुछ ही पलों में 71 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। वहीं 185 लोग घायल हुए। लेकिन गुलाबी नगरी को दर्द देने वाले गुनहगारों का अभी तक हिसाब नहीं हुआ है। ब्लास्ट के 11 साल बाद स्पेशल कोर्ट ने 18 दिसंबर 2019 को 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सलमान और सैफुर रहमान को फांसी की सजा सुनाई। वहीं मोहम्मद शहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। 29 मार्च 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने चारों दोषियों को बरी कर दिया। अदालत ने जांच को त्रुटिपूर्ण, अधूरी और अनुचित करार दिया। अदालत ने पाया कि जांच एजेंसियों ने अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल किया और सबूतों से हेरफेर किया। 18 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें चारों आरोपियों को बरी किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की तरफ से जांच अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पहले बरी किए गए व्यक्तियों को सुनना चाहते हैं और तब कोई स्थगन आदेश नहीं होगा। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं दिया है। जाहिर है पीड़ित परिवारों का दर्द आज भी वैसा ही है। पेपर बांटता था उस टाइम, मेरे भी एक गुर्दे में लग गई। कहाँ लगा था आपके? पेट में। पेट पे निशान हो गया था जब धमाका हुआ था। ये अच्छा, ये सारे उसके वक्त में गुर्दा फट गया था। कितना मतलब धमाका हुआ था और कितने छर्रे, आप कितने दिन लगे था? उस साइड हुआ था, मानक चौक साइड, गणेश जी का मंदिर था उस साइड था, उछट के आया था। पीड़ित परिजनों को सालों का दर्द अब भी सता रहा है। उन्हें इंतजार है इंसाफ का, और इंसाफ तभी होगा जब गुनहगारों को जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। ज्यादा लोगों से बात करेंगे जितने, उतने लोगों के जख्म ताज़ा होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि देवी सिंह यहाँ मौजूद है, जिसका जिस्म आपने देखा। गोविंद यहाँ पर मौजूद है, जो परेशान हो चुके हैं नेताओं के उन सवालों से, उन जवाबों से। और यहाँ पर जो छर्रों के निशान हैं वो आज भी मौजूद हैं। जयपुर बम धमाके की 17वीं बरसी पर एक बड़ा सवाल है कि जयपुर की अमन को पूरी तरह से बर्बाद करने वाले इन लोगों के मामले में इंसाफ कब होगा, और ये जो लोग उस पूरे घटनाक्रम में एक तरह से उससे पीड़ित हुए थे, इनके लोग गए थे, इन्हें इंसाफ कब मिलेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। बढ़ते आगे, पाली से बड़ी खबर आपको देंगे। DFC लाइन पर घूमते हुए बांग्लादेशी नागरिक पुलिस के हत्थे चढ़ा है। तो फालना थाना पुलिस डिटेन कर चुकी है। व्यक्ति को लेकर जांच की जा रही है। विदेशी नागरिकों को लेकर दिल्ली में दरअसल सर्च अभियान से बचने के लिए ये फालना पहुंचा था। बिरोलिया रेलवे स्टेशन की DFC लाइन पर गार्ड ने इसे पकड़ लिया और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो पूछताछ फिलहाल के लिए अब इस आरोपी से की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि इसकी मंशा क्या थी। देखिए, 45 वर्षीय मुकुल सरकार गलीमपुर बांग्लादेश का निवासी है। फालना पुलिस ने पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक को लेकर उच्च अधिकारियों को सूचना भी दे दी है। तो देखिए, वैसे भी लगातार पाकिस्तान जो बांग्लादेशी अवैध तरीके से देश में रह रहे हैं उनको वापस भेजने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की धरपकड़ का अभियान जारी है। और इस बीच दिल्ली में जब सर्च चल रहा था तो फालना पहुंच गया ये शख्स और यहाँ पर DFC लाइन पर गार्ड ने इसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। 45 इसकी उम्र है। मुकुल सरकार इसका नाम है। गलीमपुर बांग्लादेश का निवासी है।